हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और 2025 संस्करण राजन सीरीज द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान का हम लोग लघुत्तरी प्रश्न कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न 95 तक कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न 96 से शुरू करेंगे और आज हो सकता है कि साइंस आपकी राजन सीरीज खत्म हो जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्न 96, उत्तोलक क्या है? उत्तोलक के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास या बराबर आयास भुजा बटा भार, यह एक सूत्र है जो उत्तोलक के यांत्रिक लाभ के बारे में है। उत्तोलक के प्रकार: आलंब, भार एवं आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक के प्रकार: आलंब, भार एवं आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण कैंची। आप कैंची देखे होंगे, उसका जो जैसे ऐसे कैंची बनी होती है, उसका आलंब जो होता है बीच में होता है। तराजू का आप देखते होंगे, ऐसे तराजू है और बीच में आलंब है। तो इसकी बात हो रही है, तो इस बार देख लीजिए इसको। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण के लिए कैंची, तराजू, हैंडपंप, शीशा ढेकुली, कलम, नल की टोटी। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण के लिए सरौता। सरौता आप देखे होंगे, इधर से जो सुपारी काटने के काम आता है, ऐसे बना होता है। वो इधर डंडी होती है और बीच से सुपारी काटी जाती है। नींबू का रस निचोड़ने वाला भी आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे रहता है और ऐसे करके डंडी रहती है और यहाँ पर पेंच लगे होते हैं, इसमें नींबू डाल के उसको ऐसे किया जाता है। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलंब होता है, जैसे सरौता, सुपारी काटने का मत, नींबू का रस निचोड़ने के का निकालने वाला यंत्र, ट्रॉली, बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर, ये सब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक देखते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलंब तथा दूसरे सिरे पर भार होता है और बीच में बल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए चिमटा आप देखते हैं, चिमटा जो घर में यूज होता है, हल, चाकू, फावड़ा, ये सब तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई न कोई प्रश्न आपको लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ या अति लघु में जरूर मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 97 की ओर चलते हैं। कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए। कंकाल तंत्र के कार्य। शरीर में कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शरीर को आकार प्रदान करना। कंकाल आपके शरीर को आकार और ढांचा देता है। दूसरा है शरीर को मजबूती प्रदान करना। इसी प्रकार आप चल पा रहे, नहीं तो चाम के लोथड़े की तरह हो जाते। तीसरा है शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे हृदय है, को यह सुरक्षा प्रदान करता है। श्वसन में सहयोग प्रदान करना, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखना। छठा है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। यह कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य हैं। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 98 देखते हैं। पेशियां क्या हैं? इसकी गतियों तथा संरचना को समझाइए। तो पेशियां कंकाल तंत्र पर मांस का आवरण चढ़ा रहता है, इसको पेशी संस्थान कहते हैं। शरीर की समस्त प्रकार की गति अस्थियों तथा पेशियों के संबंध से पैदा होती हैं। पेशियों में दो तरह की गति पाई जाती है। पहला है संकुचन, दूसरा है शिथिलन या प्रसरण। पेशी का संकुचन दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशी जो अपनी इच्छा के अनुसार घूमती हो, अनैच्छिक पेशी जो अपनी इच्छा से नहीं घूमती हो। ऐसे ही इसको समझा जा सकता है। पेशी की संरचना। पेशियां कई प्रकार की होती हैं। जिन अस्थियों के सहारे से पेशियां जुड़ी रहती हैं, उन्हीं के आकार के समान इनका भी आकार होता है।
प्रत्येक पेशी बाल जैसे कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। प्रत्येक पेशी ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक पेशी के प्रमुख 3 भाग होते हैं। ऊपरी सिरा मूल कहलाता है, मध्य का मोटा भाग तुंद कहलाता है और निचले सिरे को निवेशन कहते हैं। ये दोनों सिरे पतली डोरी की भांति श्वेत ऊतकों के बने होते हैं। इन तंतुओं को मांस रज्जु या कंडारा अथवा टेंडन कहते हैं। निवेश की अपेक्षा मूल अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। प्रश्न नंबर 99 की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रमुख तंत्र तथा संस्थान कौन कौन से होते हैं, उनका नाम बताइए। कुछ नाम आप याद रख लीजिएगा, जैसे कंकाल या अस्थि, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतरस्रावी तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र। ये सब क्या है, आपके प्रमुख संस्थान या प्रमुख तंत्र हैं शरीर के। 100 नंबर देखते हैं। कोशिका की संरचना को चित्र सहित समझाइए। पादप कोशिका का चित्र बनाइए या कोशिका की संरचना। प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं। उत्तर है आपका पहला कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। पहला देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका के ऊपर एक बारीक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है जो कोशिका के आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से भिन्न रहती है और अपना अलग अस्तित्व रखती है। कोशिका का आंतरिक भाग जो जीव द्रव्य पाया जाता है, उसी का कुछ भाग गाढ़ा कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति के भीतर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगहीन तथा अर्ध पारदर्शक पदार्थ भरा रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो वे मृत हो जाती हैं। इसी से कोशिका जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहते हैं। तीसरा है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसे कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। ये आपके कोशिका भित्ति का चित्र है। 1-2 बार बना के प्रैक्टिस करिएगा। आंतरिक बिंदु, आकर्षण मंडल, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए पाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होती है। केंद्रक, केंद्राणु, अन्य कण, कोशिका सार, कोशिका भित्ति, शून्य स्थान, जीव द्रव्य जो है, गाल्जी काय, आकर्षण बिंदु। इनको बना के एक बार आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। परिरक्षण किसे कहते हैं? उत्तर आपका दिया हुआ है वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जीवाणु एवं कवक के बीजाणु उपस्थित होते हैं। ये अनुकूल तापमान, नमी तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिलने पर उगने लगते हैं और भोज्य पदार्थ खराब होने लगता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण आवश्यक है। परिरक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जाता है। परिरक्षण जो है कि भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाए जाने के लिए परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है। 102 देखते हैं। पाश्चीकरण किसे कहते हैं? इसमें दूध को सुरक्षित रखने की बात कही गई है, तो पाश्चीकरण देख लेते हैं। पाश्चीकरण वैज्ञानिक लुईस पाश्चर
ने परिरक्षण के लिए अति उत्तम विधि खोजी। इस विधि को पाश्चुकरण कहते हैं। इस विधि का उपयोग दुग्ध डेयरियों में किया जाता है। इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस पर तथा 15 मिनट 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान पर भंडारण करते हैं। तो पहले दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर तथा 15 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और फिर उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, जिसके बाद उसे पैकेट में पैक कर भंडारण के लिए रख देते हैं। यही पाश्चुकरण की क्रिया है। 103 देखते हैं, परिवेशीय स्वच्छता क्यों आवश्यक है। परिवेशीय स्वच्छता क्यों आवश्यक है। परिवेशीय स्वच्छता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने आसपास अगर वायुमंडल स्वच्छ नहीं रखेंगे तो बीमारियां तेजी से फैलेंगी। और अपने आप से भी कुछ लिख सकते हैं कि आप अगर अपने आसपास के चीज़ों को अगर साफ सफाई से रखते हैं तो क्या हो सकता है। तो ये दिया हुआ है, जो उसको पढ़ एक बार देख लेते हैं। परिवेशीय स्वच्छता से तात्पर्य व्यक्ति के आसपास के वातावरण की स्वच्छता से है। उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने के लिए वातावरण की स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी शारीरिक स्वच्छता, लेकिन साधारण तौर पर वातावरण की स्वच्छता पर कम ध्यान दिया जाता है। वातावरण की स्वच्छता के अंतर्गत हवा, पानी एवं भोजन की स्वच्छता के अतिरिक्त मल पदार्थों का स्वास्थ्यकर निपटान भी आता है, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु मानव मल में भी उपस्थित रहते हैं, जो मल त्याग पर वातावरण में पहुंच जाते हैं और वहां से फिर वायु, पानी, मक्खी और स्वयं मनुष्य द्वारा पुनः मनुष्य के शरीर में पहुंचाए जाते हैं और मानव शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। 104 नंबर देखते हैं, मानव कंकाल को समझाइए, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कंकाल अस्थियों और उपअस्थियों से बना एक ढांचा है। संपूर्ण ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। मानव एक कशेरुकी प्राणी है। मानव को रूप तथा आकार देने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। कंकाल के द्वारा हृदय, फेफड़े, आँखों जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। मानव का चलना, दौड़ना, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना व झुकना आदि कार्य करना कंकाल द्वारा ही संभव है। कशेरुकी प्राणियों में कंकाल दो तरह का होता है, एक बाह्य कंकाल तथा एक अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल रूप में दिखाई देने वाला कंकाल होता है। वह त्वचा के चर्म और उपचर्म से बना होता है, जैसे बाल, पंख, नाखून, पंजे, खूर, चोंच आदि कंकाल के उदाहरण हैं, जो कशेरुकी प्राणियों के उदाहरण हैं। ये सब जो है कि कंकाल के ही रूप हैं। जो पंख चिड़ियों में होती है वो कंकाल का ही रूप है। नाखून जो है हमारे पास, बाल है जो गाय भैंसों में खूर या घोड़े में होता है, चोंच जो है बाह्य कंकाल का ही रूप है। अंतः कंकाल देख लेते हैं। अंतः कंकाल बाहर से दिखाई नहीं देता, यह त्वचा के नीचे स्थिर होता है। इसके द्वारा ही शरीर का ढांचा विभक्त होता है। मुख्य रूप से यह कंकाल दो भागों में बटा रहता है। पहला है अच्छी कंकाल, दूसरा है अनुबंध कंकाल। पहला अच्छी कंकाल। एक कंकाल शरीर की लंब अक्ष पर स्थित होता है। इसके अंतर्गत करोटी अथवा खोपड़ी, कशेरुकी दंड, पसलियां तथा उरोस्थि होते हैं। दूसरा है अनुबंधी कंकाल। एक कंकाल शरीर की लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है। इसके अंतर्गत अंश मेखला एवं श्रेणी मेखला और भुजाओं की अस्थियां होती हैं। आगे देखते हैं 105 नंबर प्रश्न, जो विटामिन से संबंधित दिया हुआ है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के की प्राप्ति स्रोत एवं की कमी से होने वाले रोग बताइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये लघु उत्तरी आती, लघु में जरूर पूछ सकता है। तो पहला विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए आँखों, बाल एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है।
विटामिन ए पालक, गाजर, आम, मक्खन, मछली तथा तेल, टमाटर, पीले नारंगी फल आदि से पाया जाता है। विटामिन ए इनमें से पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, गाजर में, आम में, मक्खन में, मछली के तेल में, टमाटर में, पीले नारंगी फल आदि में यह पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, नामक रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन बी पानी में घुलनशील है। इसकी कमी से शरीर में बेरी-बेरी नामक रोग होता है। इसका शरीर में संचय नहीं होता है। विटामिन बी में कई विटामिन शामिल हैं, जैसे विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 रिबोफ्लाविन, विटामिन 3 नायसिन, विटामिन 4 है फोलिक एसिड, विटामिन बी6 है pyridoxine। आप इससे होने वाला रोग आपका बेरी बेरी रोग होता है और यह पानी में घुलनशील है। विटामिन सी देखते हैं, यह दांतों तथा हड्डियों को कैल्शियम प्राप्ति में सहायक संक्रमण से बचाव करता है तथा रक्त शोधन का भी कार्य करता है। यह विटामिन संतरा, आम, टमाटर, नींबू, अमरूद, मौसमी और आंवला तथा हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है तथा यह खट्टे पदार्थ जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे संतरा है, आम है, टमाटर है, नींबू है, अमरूद है, मौसम्बी है, आंवला है, हरी मिर्च है आदि में विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी दांतों तथा अस्थियों को मजबूत बनाता है। यह विटामिन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में मक्खन, अंडा, दूध, मछली का तेल एवं यकृत में पाया जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई की तरफ चलते हैं। विटामिन ई संतानोत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। यह विटामिन दूध, मक्खन, सब्जी एवं मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से जननांग प्रभावित होते हैं। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के शरीर के बहते रक्त को जमा कर चोट लगने पर रोकता है। यह विटामिन पालक में, गोभी में, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 106 की ओर चलते हैं। साधनों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं बताइए। साधनों के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की होती है। पहला है जंतु प्रोटीन, जो मांस, मछली, अंडा, दूध आदि से प्राप्त प्रोटीन होता है। एक दूसरा है वनस्पति प्रोटीन, जिसमें वनस्पति से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, जैसे दाल से प्राप्त होता है, सेम से, सोयाबीन, फलियां तथा गिरीदार फलों से प्राप्त प्रोटीन। 107 देखते हैं, जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ऊपर हमने एक बात कर ली है और अभी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या लघुत्तरी या वस्तुनिष्ठ में पूछ सकता है। जल में घुलनशील विटामिन, आपकी जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन आपकी ए, डी, ई, के है। इसको आप याद कर सकते हैं केडा से, KEDA, केडा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो वसा में घुलनशील विटामिन है, केडा। विटामिन के मुख्य स्रोत, विटामिन के अनाज, हरी सब्जियां, दाल, दूध, घी, पनीर, मांस, छिलकेदार फल, अंकुरित बीजों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 108 नंबर देख लेते हैं, पायरिया के कारण एवं उपचार बताइए। उत्तर दिया हुआ है कि यह रोग वयस्कों में अधिकतर पाया जाता है। इस रोग से दांतों से बदबू आने लगती है तथा मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं। पायरिया के कारण, पायरिया के कारण पहला कारण है दांतों की सफाई न करना। दूसरा कारण है मसूड़ों का अस्वस्थ होना। पायरिया के उपचार, पहला दिया हुआ है, रोगग्रस्त होने पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए इसके उपचार के लिए। दूसरा है मसूड़ों का ठीक प्रकार से मालिश करनी चाहिए। तीसरा दिया हुआ है, खोखले दांतों और दाढ़ों को भरवा लेना चाहिए, जो गड्ढे हो जाते हैं जिसमें पानी मरने लगता है। दांतों की नियमित प्रतिदिन सफाई करना जरूरी है। पांचवा दिया हुआ है कि भोजन में विटामिन ए व सी की उचित मात्रा लेना आवश्यक है।
तो ये पायरिया के उपचार हैं। प्रश्न नंबर 109 की ओर चलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? उत्तर दिया हुआ है कि परिसंचरण तंत्र जीवित अवस्था में रक्त शरीर में सदैव संचरण करता रहता है। रक्त के इसी भ्रमण करने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। हृदय एवं रक्त वाहिकाओं में से होकर ही रक्त शरीर में प्रवाहित होता है। रक्त जिस स्थान से अपनी यात्रा शुरू करता है, समस्त शरीर में भ्रमण करने के पश्चात पुनः उसी स्थान पर और पहुंच जाता है और इस चक्र पर ही जीवन पर्यंत परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा का चक्र इस प्रकार से है। रक्त बाएं नीले से महाधमनी में और महाधमनी से रक्त जो है बाएं नीले से महाधमनी में, फिर धमनी में, धमनिकाओं में, कोशिकाओं में, सिरिकाओं में, शिराओं में, महाशिराओं में, दाएं आलिंद में, फिर दाएं आलिंद से फुसफुस धमनी में, फुसफुस शिराओं से फिर बाएं आलिंद में और पुनः बाएं नीले में पहुंचकर इसी चक्र के आधार पर पूरे शरीर में जीवित अवस्था में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर की, माइटोकॉन्ड्रिया का उत्तर दिया हुआ श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्ति या गृह या पावर हाउस कहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपके सारे शेष क्रियाएं जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बारे में आपको लिखना होगा। यही प्रश्न आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। भास्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड को ही कहा जाता है। बेस भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं, जो बेस या भस्म बनाने हेतु पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। 112 नंबर दिया हुआ है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। 113 दिया है। चेचक रोग के प्रसारण को समझाइए। चेचक रोग तेजी से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। वर्तमान समय में इस रोग पर नियंत्रण पा लिया जा गया है। इसे शीतला रोग या बड़ी माता भी कहते हैं। चेचक का जीवाणु, इस रोग का जीवाणु वेरियोला वायरस होता है। जो इसका जीवाणु होता है वो वेरियोला वायरस होता है। रोग का प्रसार कैसे होता है? देखिए, रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले के स्राव से बिंदुक संक्रामक द्वारा तथा बाद में रोगी की संक्रामी वस्तुओं एवं सूखी पपड़ियों में जो सूख कर वायु में मिल जाती है से रोग का प्रसार होता है। पपड़ियों तथा संक्रामी पदार्थों में जीवाणु 6 हफ्ता तक जीवित रह सकता है। उद्भव काल इसका 7 से 17 दिन और औसतन 12 दिन होता है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को उचित ढंग से कार्य करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अपने आहार से उचित पोषण प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आहार में अधिकांश कैलोरी का उपभोग करना चाहिए। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज जैसे तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार शरीर के पोषण हेतु तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत जरूरी है।
प्रश्न नंबर 15 100। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं। इस पेशी को अपनी इच्छानुसार संकुचित एवं फैलाया जा सकता है। इसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में गति होती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। ऐसी पेशी जिसको अपनी इच्छा के अनुसार आप हिला डुला सकते हैं उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी देख लीजिए। अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी या चिकनी पेशी भी कहते हैं। इस वर्ग की पेशियां इच्छाधीन नहीं होती हैं। इनमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण व्यवस्था रहती है। प्रश्न 116 देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला दिया हुआ है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। दूसरा है छतों को तथा पंखों के चेक कर लेना चाहिए। तीसरा है बिजली से जुड़े सभी तारों को निकाल देना चाहिए। चौथा दिया भूकंप के समय समस्त सदस्य खुले मैदान में एकत्रित हो जाएं। 117 देख लिए फसल चक्र से क्या लाभ होता है? फसल चक्र के कीटों पर नियंत्रण होता है। फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। फसल चक्र से वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। फसल चक्र से मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। और पांचवा दिया हुआ है फसल चक्र से भूमि की उर्वरकता में सुधार होता है। इसको ऊपर भी हम लोग देख लिए थे। प्रश्न नंबर 118 नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिससे फिर बिजली उत्पन्न करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग इसका होता है बिजली उत्पादन में, आणविक बमों के निर्माण में, अणु बम के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 119 देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है। तो ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिसमें होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ ऊपर आते हैं तथा ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के धरातल पर आने की क्रिया ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं। पहली है जागृत ज्वालामुखी, दूसरी है प्रसुप्त ज्वालामुखी तथा तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकले पदार्थ मानव जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, जान माल को नुकसान तथा वातावरण को दूषित करते हैं। तो यहाँ पर आपका विज्ञान 2025 संस्करण जो राजन सीरीज का वह खत्म होता है और आगे आपके परीक्षा के प्रश्न दिए हुए हैं। 2020 का एक पेपर दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मैं तो कहूँगा कि आप अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न जो हैं उनको कर ले जाएंगे तो कम से कम 90% नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको देख लीजिए, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको कर ले जाएंगे तो आपके 90% क्लियर हो जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। लघुत्तरी प्रश्न। तो चलिए, धन्यवाद। हिंदी की क्लास चल रही है आगे, आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।